आधा आधा नंबर भी अपने से ज्यादा मिलता है ना किसी को, तो भी 50-60 नंबर का गैप हो जाता है। और सिलेक्शन वैसे ही होता है। अच्छे कीवर्ड के साथ पॉजिटिव एंडिंग कर दो, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है। ये आपको हिस्टोरिकल फैक्ट लिखना है, आपकी मर्जी है, परिभाषा लिख दो, आपकी मर्जी, कोई करंट घटना है उसके हिसाब से लिख दो। इंट्रो डन। पर हमेशा मैंने आपको यही सिखाया है, आपका इंट्रो कभी खराब नहीं हो सकता, ना आपका निष्कर्ष खराब हो सकता। मेन समस्या है बॉडी पार्ट, क्वेश्चन की बॉडी पार्ट की। इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखते हैं तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी कौन सा ज्यादा समझा रहे हैं, वो भी तो पॉइंट और एग्जाम्पल देके तुरंत लिख रहे हैं। 20 पॉइंट आप लिख रहे हो, 20-20 पॉइंट लिख रहे हो। इसे घर पे जाके एनालिसिस करते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं, उनके आंसर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जो खुद से अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, एनालिसिस करते हैं, वो लोग कितने आगे निकल रहे हैं, देख लो आप। मेन चीज आप ये देखो कि हम लोग जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, और जो टॉपर्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या है, उस चीज को सीखो कि हम लोग क्या लेक कर रहे हैं। जैसे हम लाइव क्लास में कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हो मॉडल आंसर में, या किसमें कोई कमी है उसको पकड़ते हैं आज ना, अपनी कमियों पे बात करेंगे ताकि अच्छा यहाँ सीख पाए। अपनी गलतियों और कमियों पे काम करते हैं हम। आज अभी सोसाइटी चल रहा है तो पहले सोसाइटी क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्योग्राफी के भी देखेंगे आज, क्योंकि ज्योग्राफी भी करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन निकालते हैं एक बार। ये क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र से तीव्र शहरीकरण ने भारत के उपनगरीय क्षेत्रों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो जो अपना सिलेबस है शहरीकरण वाला ना, उससे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। मैं आपको इसमें दूंगा 4 मिनट दूंगा माइंड मैपिंग करने के लिए। पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि तीव्र शहरीकरण ने भारत के उपनगरीय क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों को किस प्रकार प्रभावित किया है। भारत के उपनगरीय क्षेत्र मतलब उपनगर का हम कह सकते हैं बड़े महानगरों के आसपास वाले क्षेत्र। हाउ रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी जो तीव्र शहरीकरण हो रहा है उसकी वजह से जो सोशियो कल्चर लैंडस्केप बदल रहा है, किसमें पेरी अर्बन रीजन्स। पेरी अर्बन रीजन्स का आप कह सकते हो, जैसे दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली के आसपास वाला जो रीजन है वहां पे क्या क्या बदलाव आएगा, उसको लेकर हम बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे इंट्रो तुरंत समझ में आ गया कि इंट्रो में मुझे क्या डालना है। ये मेरे पास पहले से तैयार था कि मेरे पास विश्व बैंक की डाटा है या पॉपुलेशन की डाटा है कि भारत में वर्तमान में 36% जनसंख्या शहरों में रहती है और 50% जनसंख्या 2050 में हो जाएगी। ठीक है। और आवाज तो आ रही है, कौन कह रहा आवाज नहीं आ रही। कई बार खुद की नेट भी चेक कर लिया करो। साथ में ये दूंगा कि भारत के शहरों की जीडीपी में डेटा भी देंगे 65%, यानी बड़ा योगदान है इनका। इनको हम बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते इनकी समस्याओं का। फिर थोड़ा सा जैसे टॉपर बताते हैं, टॉपर आपकी कॉपी में देखना कि वो क्या करते हैं।
तुरंत ये बताते हैं कि शहरीकरण क्यों, तो उसके कुछ कीवर्ड और डेटा फैक्ट लिखते हैं इंट्रो के जस्ट बाद में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन की मेन डिमांड है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में किस प्रकार के बदलाव, ये हेडिंग लगाएंगे कि सामाजिक संस्कृति में बदलाव। इसमें पहले हम लिखेंगे नकारात्मक लिखेंगे, पहला जो पॉइंट लिखेंगे नकारात्मक बदलाव, नकारात्मक बदलाव और सकारात्मक बदलाव ये लिखेंगे। और बहुत बड़े नहीं कर सकते, एक एक लाइन एग्जाम्पल वो देंगे। अब इसके अंदर 5 पॉइंट 1 2 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। ठीक है, और अपने पास स्कोप हो तो अपन स्कोप में समाधान भी कुछ दिखा सकते हो, समाधान वे फॉरवर्ड भी दिखाओ तो और बढ़िया है। समाधान में क्या बताओ, जैसे सरकार की तरफ से शहरों में स्मार्ट सिटी है ना, एक रूबन मिशन था, अर्बन रूबन मिशन था, एक रूबन मिशन था, क्या नाम, पूरा मिशन जिसको बोलते थे, पूरा PURA पूरा मिशन था एक ना। अमृत मिशन भी है सरकार का, सरकार की योजनाएं इसको लेकर है ना, स्मार्ट सिटी से लेकर ये है। और उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में सरकार किस प्रकार, आवास को लेकर सरकार की क्या योजनाएं यहाँ पे है ना, आवास है, आधारभूत ढांचा है ना, रोजगारों को लेकर, स्टार्टअप को लेकर, या अपराधों की रोकथाम को लेकर उसमें क्या क्या हो रहा है, ऐसे करके समाधान भी बताओ कुछ है ना अपनी तरफ से। या कोई जैसे इसका मॉडल, वैश्विक मॉडल आप देखोगे, वैश्विक मॉडल में स्पेन का मॉडल है, स्पेन के जो कुछ शहर है वो इस हिसाब से बसे रहते हैं, मतलब उनकी बसावट और बहुत जबरदस्त है। स्पेन का कौन सा क्षेत्र है जो इसमें कई बार मॉडल भी लिखते थे अपन, स्पेन का जिसमें अच्छे शहरों का मतलब मॉडल शहर उप शहर के बीच में बसाया गया, तो स्पेन का एक मॉडल आता है वो लिख सकते हैं है ना, ऐसे करके। या जो बसावट है ना वो क्षैतिज न करके वर्टिकल बसावट कर सकते हैं, ताकि हमें लैंड की कम आवश्यकता हो, भूमि की कम आवश्यकता हो, ऐसे करके है ना। तो ये मैं आइडिया बना रहा हूँ अपना कि मेरे पास रूपरेखा है, मैं कैसे इसको डील करने वाला हूँ, और इसको बिल्कुल कीवर्ड और फैक्ट के साथ लिखूंगा, बिल्कुल इसका बखान नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है 150 वर्ड के अंदर। 150 वर्ड में बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अपन पैराग्राफ स्टाइल में लिख दें या बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दें, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, अब नकारात्मक में हम पहला देख रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों को कैसे प्रभावित किया है ना, नकारात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेशों को कैसे प्रभावित किया है उपनगरीय क्षेत्रों में। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में एक तो ना यहाँ की जमीन क्या हो जाएगी, जमीन भूमि का भाव बहुत महंगा हो जाएगा, महंगा। ठीक है, भूमि का भाव महंगा होगा तो आम मध्यम वर्ग वो प्लॉट वगैरह जमीन वगैरह खरीद नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे वो उनकी बसावट में समस्या आएगी। दूसरा, यहाँ के जो लोकल आप कह सकते हो कि दिल्ली के आसपास जैसे किसान वर्ग था पहले ना, तो उनको पैसा बहुत अच्छा मिला। अब उनको पैसा मिला तो वो क्या लेके आए, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां लेके आए, या उनके उनके युवाओं में नशे की प्रवृत्ति, ये एक समय बाद में ना तो जमीन रही ना रोजगार रहा, आज बेरोजगारी की हालत है। आप देखना जिनके दिल्ली के आसपास जो एयरपोर्ट वगैरह है वहां पे बुरे हालात है, अपराधीकरण बढ़ा वहां पे, आप कह सकते हो अपराधीकरण और हिंसा में वृद्धि हुई, क्योंकि वो जमीनों के जब बहाव थे तो उनके कब्जे करना ये सब बना, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव। आप कह सकते हो यहाँ पे महिलाओं को लेकर मतलब असमानता, लैंगिकता, क्योंकि प्रॉपर्टी में महिलाओं को उतना अधिकार नहीं थे, केवल भाइयों को लड़कों को मिल गया। समाज की बात करें ना तो प्रैक्टिकल बातें करो है ना। इन क्षेत्रों में देखना पेरीफेरी वाले एरिया में अपराधीकरण ये बहुत ज्यादा मिलेंगे, और एक अचानक बदलाव देखिएगा बड़ा शहर और ग्रामीण के बीच में ट्रांजिशन संक्रमण जोन देखने को मिलेगा, जहाँ पे अपराधियों को छुपना या कानून व्यवस्था की समस्याएं वो मिलेगा। इसके अलावा फायदा क्या है, मिश्रण, मतलब मिश्रित संस्कृति का विकास, शहरी और ग्रामीण मिश्रित संस्कृति का विकास होगा। ठीक है, आप कह सकते हो जो शहरी जो आप कह सकते हो शहरी जो जीवन शैली उसका विस्तार गांवों की तरफ होगा, विस्तार गांवों की तरफ होगा तो ये फायदेमंद होगा। महिलाओं को फायदा होगा, युवा महिलाएं अब गांवों की वजह शहरों की ओर अच्छे रोजगारों की तलाश में आ सकती है, उनको फायदा होगा। जो एक समय गांव में जातिवाद छुआछूत की समस्या थी अब यहाँ पे कम होगी, क्योंकि शहरीकरण में ये फायदेमंद चीजें होती है, धर्म जाति कम होने लगती है। सोसाइटी की बात करनी है, ध्यान रखना, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को भूलना मत। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में जाति, विवाह, आपके खान पान ये सब है ना, जैसे यहाँ पे घूंघट प्रथा हुआ करती थी, अब वो नहीं, अब महिलाएं भी आजादी से अपने रोजगार के लिए जा रही है, डेली अप डाउन शहरों में हो रहा है उनका। तो हमेशा अपने ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखना, इसको सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, और उनके थोड़े थोड़े कुछ कुछ एग्जाम्पल बस, ऐसे करके ये अपनी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो अपने पास भी 5 पॉइंट 10 पॉइंट यहाँ पे है, वे फॉरवर्ड में कुछ 2-4 पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे भी 5 पॉइंट कर दिए, तो हमारे पास भी 10-10-15 पॉइंट है। हिंदी मीडियम वाले भी किसी से कम नहीं है, बस इसको लाने में वक्त लगेगा आपको, या जल्दी से अडोप्ट कर लो इस चीज को कि 150 वर्ड वाले क्वेश्चन में कभी भी बखान नहीं करना। 150 वर्ड का मतलब है अपने आप ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी और कीवर्ड्स। 150 वर्ड वाले में तो ये कोशिश करो, जैसे आपने ये पॉइंट लिखा है ना कि जैसे आर्थिक कारण लिखा है ना उसका, तो आर्थिक कारण लिख के तुरंत यही बता दो कि जैसे यहाँ कुछ लिखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और उदाहरण, बस ये पॉइंट लिखो। दूसरा लिखा सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में थोड़ा सा यहाँ बताया और एग्जाम्पल, बखान करना ही नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा एग्जाम्पल, बखान नहीं करना उस चीज का, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी और
उसके बाद में और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट्स लगाते हैं। मैं मना करता हूँ कि ये छोटे वाले पॉइंट मत लगाया करो, ऐसे ये फॉर्मेटिंग में उतने अच्छे नहीं लगते। ये वाले पॉइंट है ना 1 2 3 4 5, ये वाले पॉइंट लगाया करो उसमें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनर के माइंड से खेलना है आपको, ना साइकोलॉजिकल रूप से आपको करना है। कुछ लोग है ना एरो लगाते हैं या स्टार लगाते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो? एग्जामिनर के माइंड से खेलो ना, दिमाग उसका खटकना चाहिए कि इस बच्चे ने 15 पॉइंट लिख दिए, एक बच्चा 5 ही पॉइंट लिख पाया उस क्वेश्चन में, एक बच्चे ने 15 पॉइंट लिख दिए गिवन टाइम में। वो सोचेगा यार इस बच्चे की दिमाग की क्षमता देखो, 7-8 मिनट में इस बच्चे ने 15 पॉइंट सोच भी लिए और लिख भी दिए, मेरे से तो 4 पॉइंट नहीं लिखे जाए। दिमाग से खेलो एग्जामिनर के, ये बहुत फर्क पड़ेगा इस बात का। चलो अब बताओ, कुछ समझ में आया? ये आपको ना घर पे ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। घर पे जो PYQ क्वेश्चन है उनके ऐसे प्रारूप बना लेने चाहिए, एक एक पेज के प्रारूप बना लो फॉर्मेटिंग, और ना कहीं से देख के मत बनाओ। एक बार देख के इसलिए नहीं बनाओ क्योंकि आपके दिमाग को भी तो यूज करवाना है, दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देना है। दिमाग की जो बहुआयामी दृष्टिकोण तार्किक क्षमताएं है ना, वो निकलवानी है। दिमाग को इंटीग्रेशन वाली अप्रोच सिखानी है कि कैसे कहाँ की बात को कहाँ जोड़ना है, कहाँ का डेटा कहाँ यूज करना है, कहाँ का फैक्ट कहाँ यूज करना है, कहाँ डाइवर्सिटी, बहुआयामी दृष्टिकोण, विस्तार, तार्किकता, मल्टी डायमेंशनल। दिमाग को ट्रेंड करो। ये चैट जीपीटी से ये करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो दिमाग ट्रेंड नहीं हो पाएगा। रियल एग्जाम में चैट जीपीटी आपके पास जाएगी नहीं। हाँ बाद में कर लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कर लिया, अब मैंने ये फॉर्मेटिंग कर ली, अब मैं करूंगा कि इसी क्वेश्चन को मान लो गूगल में डालूंगा, चैट जीपीटी में डालूंगा। अब मुझे वो क्या आइडिया देता है, मान लो मुझे बोलता है कि इंट्रो में IMF की रिपोर्ट है या नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो अपने क्या ये भी लिख लेंगे नीति आयोग, हाँ तो ये भी डाल देंगे, इंट्रो में थोड़ा सा और डाल देंगे डेटा। अब वो ये बॉडी पार्ट के लिए बोल रहा है कि आपने ये डायमेंशन उतनी अच्छी नहीं की। अब जैसे ये पॉइंट है, ये अपने वाले पॉइंट है, व्यवहारिक पॉइंट है, इनमें भी कुछ डेटा ले लेंगे। निष्कर्ष में SDG लक्ष्य 11 समावेशी शहर की बात करता है, जिसमें सारी मतलब सामाजिक सांस्कृतिक चीजों की बात करता है वो, है ना। बहुत सारे SDG लक्ष्य 6-7 जहाँ पे क्लीन एनर्जी, स्वच्छता, पानी, इनकी बात की गई है। पर्यावरण की भी बात की गई है, SDG लक्ष्य 14 15 16, उनमें वेटलैंड से लेकर उनकी बात की गई है। लेकिन ये सोसाइटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताओ ये घर पे जाके कर लोगे ऐसा? लेकिन पहले बिना देखे, बाद में कर लेना। आपको विश्वास नहीं होगा कि चैट जीपीटी तो आपके आसपास भी नहीं है, आपके डाइवर्सिटी और आपके पॉइंट में। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या होता है, बहुत ही इमोशनल, संवेदनशील और चीजों को कहां से कहां जोड़ सकता है। चैट जीपीटी के पास ये क्षमता नहीं है। चैट जीपीटी आपको डेटा फैक्ट बहुत अच्छे दे सकता है भाई, मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है आपको नॉलेज वाला पार्ट बहुत अच्छे दे सकती है, लेकिन उसको नॉलेज का अप्लाई कैसे करना है, समस्याओं को कैसे ढूंढना है, उनका समाधान कैसे ढूंढना है, वो उनके पास नहीं है उतना संवेदनशील तरीके से लिखने वाला। या आपका व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। चैट जीपीटी का तो व्यक्तित्व एक जैसा है, डेटा फिट कर दिया, सेम डेटा सेम कंटेंट, है ना। व्यक्तित्व आपका है ना, अप्रोच आपकी है, उस चीज को थोड़ा सीखना होगा। कौन आत्मनिर्भर है, कौन अपनी चीजों को मेंटेन करना जानता है ना। ये आपकी वो शैली बताती है कि आप कितनी जल्दी सिविल सेवक बनोगे, नहीं बनोगे ना। जितना जल्दी आत्मनिर्भर बनोगे, जितना जल्दी जिम्मेदारियां लोगे अपनी गलतियों का, अपनी अच्छाइयों का और काम करने का, उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ोगे मतलब। और जितना जल्दी आप किसी कोचिंग पे डिपेंड रहोगे, मेंटर पे डिपेंड रहोगे, अपने घर वालों पे डिपेंड रहोगे, उतना ही आपकी देरी बढ़ती जाएगी। एक न एक दिन तो आपको बनना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं बहुत कैसे सीख पाया था, ये खुद के नोट्स बनाए मैंने, हर एक टॉपिक के मेरे थीम वाइज करंट अफेयर बेस्ड नोट्स हुआ करते थे उस समय। रजिस्टर के रजिस्टर भरे भरे पड़े मेरे पास, इसलिए वो शैली बन गई। अब हर चीज का पता है। जैसे मैंने स्पेन मॉडल क्यों लिख दिया, मैंने कब सीखा था। स्पेन का एक शहर है, उसको बहुत तगड़ा मॉडल है। तो एक बार वहां पे वो हो रहा था ना, जनमत संग्रह या कुछ आंदोलन हो रहा था, उस शहर की केस स्टडी पड़ी थी, तो उन्होंने बताया था कि उस शहर का जो नियोजन है ना वो बहुत तगड़ा है, मतलब कम क्षेत्र के अंदर कैसा उनका। तो वो याद था, आज तक मुझे याद था कि शहरीकरण के लिए, नियोजन के लिए, सामाजिक संस्कृति के लिए उससे स्पेन का मॉडल है ना। ऐसे यूज करना, वो न्यूज़पेपर में आया था इसलिए यूज कर दिया। कोई चैट जीपीटी ने थोड़ी बताया था ये मॉडल, न्यूज़पेपर में केस स्टडी एग्जाम्पल आए थे। आप सोसाइटी में जैसे ऐसे एग्जाम्पल दोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक न्यूज़पेपर में घटना पड़ रहा था कि शायद एक फादर ने अपनी थर्ड बेबी गर्ल चाइल्ड थी उसको गला घोट के मार दिया, या एक अंकल ने अपने भतीजों को मतलब सड़क पे पटक के मार दिया, है ना। ये जो प्रैक्टिकल सोसाइटी के एग्जाम्पल है ना, जो सही दृष्टिकोण दिखाते हैं, वो एग्जाम्पल दिया करो। वो चैट जीपीटी गूगल कभी नहीं सिखाएगा, ये आपको सिखाती है डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टाइल, वो सिखाती है। उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, डेटा आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं। और समाज का जो नेगेटिव पक्ष है उसका सही से एनालिसिस करो, तभी तो आप समाज को समझ पाओगे, तभी आप अच्छा सिविल सेवक बन पाओगे कल को जाके। सुमन देखो ना, आपकी बात सही है। एक समय ऐसा होता था कि आंसर के अंदर, यदि ये बात आप मेरे से भी करते 2-3 साल पहले, तो मैं भी आपको ये बोलता कि है ना, आंसर को विस्तार देके लिखो, थोड़ा सा एनालिसिस पावर अच्छा रखो। लेकिन आज का ट्रेंड नहीं कहता है, 2 साल के अंदर ट्रेंड बदल चुका है। मैंने भी तो 2024 में मेंस के एग्जाम में दी, नहीं आए थे अच्छे, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था मेरे 800 नंबर आने चाहिए रिटर्न में, लेकिन वो 720-30 के आसपास सिमट गए। ये 50-60 नंबर कम क्यों हो गए? डाइवर्सिटी के कारण।
आंसर में डाइवर्सिटी थी नहीं। मेरे बगल वाला सीट पे बैठ के 10-10 पॉइंट लिख रहा था, मैं 5 पॉइंट लिख रहा हूँ। जब दोनों की कॉपियां जाएगी एग्जामिनर, तो एग्जामिनर ने तुलना कर लिया कि इसने गिवन टाइम में 10 पॉइंट लिखे हैं, इसने 5 पॉइंट लिखे, तो स्वाभाविक बात है मेरे से हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल गया। एक एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नंबर मिलते उसके 820 नंबर आ गए। जैसे जितेंद्र कुमार होता है, उसके उस साल 815 नंबर आए थे 2024 वाले में। ये बड़ा फर्क है। मैं अपना एग्जाम्पल देके इसलिए समझाता हूँ कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी आप लोगों को सिखाना है, सब चीजों को सीखना है। मतलब गलती थी मेरी कि मेरे नंबर कम क्यों आए, मेरे वाले में क्या कम थी आंसर में, वो कमी थी जो आपको भी बता रहा हूँ। ये इतना डाइवर्सिटी वाला नहीं लिख रहे थे मतलब। और मेरे से भी ये गलती हुई कि जिस कोचिंग की टेस्ट सीरीज में लिख रहा था, उसने भी मुझे यही फीडबैक दिया कि नहीं आप ना ऐसा मत लिखो, आप वो लिखो विश्लेषण वाला लिखो। तो मेरी भी कहीं ना कहीं कमी थी, शायद वो कॉपी चेक करने वाले इतने जागरूक ही नहीं थे नए पैटर्न के प्रति, है ना। तो ये फर्क पड़ता है इन चीजों का। आप ना मेरे पर विश्वास मत करो ना, आप ना जो टॉप 5 की कॉपी निकालो, कहीं भी मिल जाएगी गूगल में, विजन साइट, विजन पे या कहीं भी, उनके निकाल के उनके आंसर देखो एक बार, है ना। वो क्या सिखाते हैं आपको, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ जस्ट आपको गाइड करने का। आप कह सकते हो लाइट लैंप की तरह काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो खुद इनसे सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, बस ये जरिया और कुछ नहीं है। कोई इसमें ना तो कोई बेवकूफ बना सकता, ना कोई झूठ बोल सकता, क्योंकि इतने जागरूक हो आप तो। जेन जी तो वैसे भी इतनी जागरूक है, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करती है। मेरा मार्कशीट क्या करोगे देख के आजकल एक एक तो डाउट, नई जनरेशन डाउट लगता है कि ये झूठ बोलते होंगे ना। आप एक काम करो, मेरे नाम से आरटी लगाना, मेरी यूपीसी दे देगी आपको कॉपी, ना मेरे रोल नंबर दे दूंगा मैं आपको, और यूपीसी की आरटी डालना आप, मेरी सारी 5 साल की जो मेंस की कॉपियां सारी दे देगी वो, है ना। और 1% भी उसमें झूठ मिल जाए तो बताना मुझे, ठीक है। मेरी कॉपियां मार्कशीट डाल रखी है मैंने, हर जगह डाल रखी है, यूट्यूब पे डाल रखी है, सब जगह। क्या करोगे देख के अब, चलो। टेलीग्राम पे डाल रखी है, हर जगह डाल रखी है, यूट्यूब पे डाल रखी है मैंने तो अपनी कॉपियां। हाँ, आजकल ऐसे देखा गया कि लोग है ना झूठ बहुत बोलते हैं। कई लोग अपनी मार्कशीट को एडिट करके दिखाते हैं, ये बात सत्य है ना। बहुत लोग ऐसे मेंटर मतलब पकड़े गए हैं रिसेंटली, बहुत सारे छात्र भी ऐसे पकड़े जो अपनी मार्कशीट को झूठ बोल के दिखाते हैं कि उनके प्री में 150 मार्क्स हैं या उनके इतने मार्क्स। बहुत लोग झूठ बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप सही बात कह रहे हो। तो जागरूक रहना जरूरी है मतलब। अब हम देखते हैं टॉपर्स का आंसर, क्या हिंदी मीडियम वाले कम है, अभी पता चल जाएगा। अब ये तो है, जबकि मैंने इनका आंसर नहीं पढ़ा है, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। मैं चाहता तो पहले से इनको पढ़ के तैयार करके आता ताकि आपको प्रभावित कर दूं, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, याद भी नहीं रहता इतना। अब देखो इन्होंने लिखा है अराउंड 35% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द अर्बन 2011 सेंसस विच। लो बताओ, अपने वाले में इस वाले इंट्रो में कोई कमी है, तुलना करो। चलो आपने जो आंसर लिखा इंट्रो और जो टॉपर ने लिखा, क्या कम है। इन्होंने 35% वाला फैक्ट दिया, हमने आगे बढ़ के 50% वाला भी दिया, 2050 वाला, ठीक है। इन्होंने ये फैक्ट दिया, ये फैक्ट हमने भी लिखा है। तो अपना इंट्रो कैसा है, लाइक है टॉपर्स कॉपी। हमेशा ऐसे चेक कर लिया करो, टॉपर्स कॉपी जैसा ही आपका इंट्रो जा रहा है। हमेशा मैंने आपको यही सिखाया है, आपका इंट्रो कभी खराब नहीं हो सकता, ना आपका निष्कर्ष खराब हो सकता। मेन समस्या है बॉडी पार्ट, क्वेश्चन की बॉडी पार्ट की, उसमें देखते हैं अपनी डाइवर्सिटी कितनी रहती है नहीं रहती है, वहां पे हम मात खा जाते हैं, ठीक है। अब सोशियो कल्चरल लैंडस्केप कैसे मतलब बदला है, मिक्स्ड इम्पैक्ट। उसने मिक्स्ड इम्पैक्ट मतलब साफ क्या बोल दिया कि सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। इसने अपनी अप्रोच में यही बता दिया। जैसे अब वो मिक्स अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि विलेज इन द पेरी अर्बन पार्ट ऑफ द सीरीज। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके लिखा, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों का उन्होंने बताया है ऐसे करके। फिर वहां पे एक्सपोजर टू कॉस्मोपोलिटन, मतलब शहरों की जो संस्कृति होती है वो मिश्रित संस्कृति होती है। वहां पे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। तो वहां पे ये ऊंच नीच, छुआछूत, धार्मिक ये भेदभाव ना के बराबर होते हैं, जितना गांव में होते हैं ना वैसे वहां नहीं होते हैं। तो उसका प्रभाव कॉस्मोपोलिटिशन जो वैल्यूज है उनकी, शहरों की भी वैल्यूज है ना भाई। आप गांव के रूढ़िवादी वैल्यू देखो, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेंगे, महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, वहां पे छुआछूत बहुत ज्यादा होगा, निम्न जाति या उच्च जाति वाला व्यवहार बहुत ज्यादा होगा। जाति को लेकर आप गांव में जाना, कभी आप गांव से गुजरे तो बड़े बुजुर्ग मिलते हैं आपको, क्या पूछते हैं, कौन जाति का है भैया, ना पूछते हैं ना आप, अच्छा किसके है। अब जैसे हम भी गांव में कहीं इधर जाते हैं तो कई बार बड़े बुजुर्ग रास्ते में मिलते हैं, भाया कुण का है, मतलब हिंदी में हमारी जो मारवाड़ी उसमें बोलते हैं भाया कुण का है। मैं बोलता हूँ, मैं हाँ पिताजी का नाम बोलता हूँ कि वे उनके हूँ मैं। तो कई बार ऐसे बोलते हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस जाति से है किस समाज की, किस वर्ग से है। अक्सर आपने भी देखा होगा गांव में होता है। अभी हम शहर में जा रहे हैं, कोई नहीं पूछता, शहर में ये पूछ सकते हैं हाँ भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है मुखर्जी में जाओगे तो वहाँ वहां पे जाति नहीं, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा जाएगा, है ना। या मीडियम पूछा जाएगा, कौन क्या मीडियम है, कितने अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट पूछे जाएंगे। वहां पे नहीं पूछा जाएगा किस जाति से है, किस धर्म से, कोई नहीं पूछता आपसे। वो अंतर आ गया ना, कितना वैल्यू सिस्टम अलग अलग हो गया। तो सोसाइटी को भी प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखो ना, ठीक है। राइज ऑफ दी अर्बन स्लम्स, हाँ ये बात सही है कि वहाँ पे पेरीफेरी में बहुत ज्यादा आवास ही नहीं है, मध्यम वर्ग, गरीब गरीब तबके के पास घर प्लॉट खरीदने के लिए जगह नहीं, तो कहाँ बसेगा वो। जो गंदी नाले होंगे, है ना, ट्रेन की पटरियां होगी, वहां पे बसावट होगी। तो उसमें महिलाओं के जो मुद्दे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दोनों चीजों को यहाँ पे दे के लिखो,
ठीक है। इसके अलावा विस्थापन हो जाएगा, गरीब लोगों के पास है ही नहीं, मतलब इनइक्वलिटी बढ़ जाएगी, असमानता बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, भूखमरी बढ़ जाएगी। अभी हमने एग्जांपल दिया कि उसने, जो किसान था, उसके बच्चों ने वो जमीन बेच दी, अभी तो एयरपोर्ट के लिए दे दी, उनको बहुत पैसा आया, करोड़ों रुपए है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। यदि आप उसको नशे में बर्बाद करोगे, अयासी में बर्बाद करोगे, महंगी गाड़ियां लाओगे, तो एक साल के लिए, देखो, आप पैसे को सही निवेश करोगे, आपके पास 1 करोड़ रुपए पैसा है तो आपकी जीवन बन जाएगा। आपने कुछ पैसा जमीन में लगाया, कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, कुछ पैसा आपने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि में लगा दिया, तो वो पैसा ग्रो होता चला जाएगा। और वही 1 करोड़ पैसा आप कंजप्शन में लगाओगे, गाड़ी, महंगी गाड़ी लेके आ जाओगे, नशा की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, या मतलब महंगे महंगे और चीज शौक पालोगे, तो जीवन बर्बाद है। एक दिन वहां पे बेरोजगारी का आलम ऐसा होगा जो देखने को मिलता है, फिर अपराधीकरण बढ़ जाती है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, फिर वो महिलाओं के साथ लूटपाट, हिंसा, वो देखने को मिलेगी। पेरीफ्री में ऐसा देखने को मिलता है ना। पेरीफ्री में क्या, वो कूड़े के बड़े बड़े कूड़े के ढेर है, वहां पे पोल्यूशन हो गया, पानी भी दूषित हो गया, बीमारियां लग रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वो भी अलग समस्या है। लेकिन वो पर्यावरणीय ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है, लिखते हैं। ये सोसाइटी का, तो हम सोसाइटी की बात करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। फिर एसडीजी लक्ष्य की भी वो बात कर रहे हैं। चेंज इन व्यवसाय में चेंज कर रहे हैं, पहले वो एग्रीकल्चर था, अब आ गया सर्विस सेक्टर में। ये बात सही है, गुड़गांव देखो बगल में ही है, वहां पे अब बीपीओ, इससे फायदा मिलेगा। जो पढ़ी लिखी महिला है, थोड़ी सी अंग्रेजी जानती है, वो बीपीओ कॉल सेंटर में काम कर सकती है। पहले गांव में तो पॉसिबल नहीं था, उनके पास संसाधन थे, क्षमता थी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो अब इससे फायदा होगा महिलाओं को, महिलाओं का वो पॉजिटिव साइड दिखाओ। कल्चर में भी उनके काफी बदलाव आने को मिलेगा। 6 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट प्रोग्रेस। कुछ कुछ वर्ड कई बार मुझे समझ में नहीं आते इनके कई बार मैं को भी दिखाता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, इनको एक और चीज है, जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर इंग्लिश कॉपी समझ में नहीं आती, लिखा क्या है ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की है, इस कॉपी को आप गूगल को, चैट जीपीटी को दे दो कि इसका हिंदी अनुवाद करके दे दो, आपको बहुत मौज बना देगा। हिंदी अनुवाद वाकई करके दे देगा, लेकिन हिंदी अनुवाद तो अलग जगह है, लेकिन मेन फॉर्मेटिंग देखा करो एक बार कि इन्होंने प्रेजेंट कैसे कर रखा है। रील कॉपी देखने से फायदा ये होगा कि आपको प्रेजेंटेशन माइंड में घुस जाएगा कि मुझे भी ऐसा प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स, एग्रीकल्चर वाले शिफ्टिंग पर आ जाएगा, ऐसे करके उन्होंने 10-11 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, साथ में फिर उन्होंने कुछ ये भी दिखाने की कोशिश, वे फॉरवर्ड की तरह कुछ दिखाने की कोशिश की है ओवरऑल, मतलब। अच्छा, इसी को समराइज कर दिया ऊपर वाले को कि पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। और देखो एसडीजी 11 इन्होंने भी किया है, एसडीजी 11 हमने भी लिखा है, दोनों की सेम है, यानी इंट्रो कंक्लूजन दोनों का सेम है। यहाँ पे इनकी अप्रोच क्या थी, उन्होंने 10-11 पॉइंट मिक्स कर दिए, हमने क्या किया, अलग अलग निकाली और थोड़ा सा एक वे फॉरवर्ड भी बताने की कोशिश की, समाधान भी है थोड़ा सा। समाधान के लिए स्पेस नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। 5-5 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव तो लिख सकते हो ना विद एग्जाम्पल, अच्छे सोसाइटी के कीवर्ड के साथ में। अब बताओ, अब बताओ, क्या हम कमतर अपने आप को कम समझेंगे, या वो अभी तक वो धारणा रखेंगे कि हिंदी मीडियम में दम ही नहीं है, हिंदी मीडियम की क्वालिटी नहीं है, हिंदी मीडियम वाले मेंटर भी अच्छे नहीं है, कंटेंट उनको अच्छा नहीं मिलता, बच्चों में क्षमता ही नहीं है। अभी धारणा रखोगे, धारणा को तोड़ो, आप लोग ही तोड़ोगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। यदि मेरे पास आज के दिन एक अटेम्प्ट की अपॉर्चुनिटी होती तो शायद मैं तोड़ पाता इसको, पक्का तोड़ पाता। इतना एनालिसिस, इतनी पढ़ाई मैं पहले कर लेता तो मैं खुद, मेरा खुद का सिलेक्शन करवा लेता। मैं तो बहुत नजदीक था, मेरा सिलेक्शन एक बार 15-16 नंबर से रुका था, 2016 में मेरा सिलेक्शन इतने नंबर से रुका था, 15-16। शायद इतनी ये चीजें पता होती पहले, एनालिसिस वाली पता होती, या इतना कंटेंट पता होता, तो कितने नंबर ज्यादा आते, है ना। और रिटर्न की वजह से मेरा वैसे रुका भी नहीं गया था, है ना। तो रिटर्न में और बढ़िया होता तो इंटरव्यू का कोई मायने नहीं रखता वहां पे। तो आप लोग तोड़ो ना, मेरे पास अटेम्प्ट होता मैं तोड़ता, पक्का चैलेंज लेता, मैं पक्का चैलेंज लेता, कोशिश जरूर करता मैं। आप लोग तोड़ो। और मुझे उम्मीद है, मतलब मैंने आपकी क्लास से ऐसे बच्चों को देखा है, अभी नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं तो वो थोड़े ज्यादा होशियार बन जाएंगे। बहुत मैंने ऐसे मतलब देखा है, ऐसे 40-50 बच्चों को देखा है जिनकी आंसर राइटिंग शैली देखी है, उनमें वो क्षमता है। बस एक ही जगह प्रॉब्लम है, पिछले 2 या 3 साल से जो मैंने देखा है हिंदी मीडियम के बीच में, वो बच्चे जिनको मैंने ये परखा था कि यार ये मेंस लिखेगा ना, इसको रोक नहीं पाएगा कोई, है ना, 3 साल से प्री पास नहीं कर पा रहा है। सी सेट, वो भी सी सेट में फेल है, जीएस में तो उसका स्कोर 100 के आसपास आता है। और ऐसे एक नहीं, कम से कम 50 बच्चे हैं ऐसे, जिनकी मेंस की क्वालिटी वाकई बहुत तगड़ी वाली है, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। और मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि सी सेट संभाल लो, कर लो, मैंने जो करना कर लो। इसलिए वो मेरी सोच थी कि मैं यूट्यूब पे ना किसी टीचर को लाके फ्री में पढ़वाऊँ, ऐसे तो पढ़ोगे नहीं आप, अभी से पढ़वाऊँ ना। तो वो मैथ वाले सर पढ़ा रहे हैं, फिर रीजनिंग रीजनिंग के वाले टीचर भी लेके आएंगे, पैसेज मैंने पढ़ा दिए हैं, है ना, और पढ़ा देंगे, तो फ्री में दे दूँ कम से कम। ये बहानेबाजी तो नहीं करो ना कि कोई पढ़ाता नहीं है आपको, आप तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ लो। सी सेट नहीं रुकना चाहिए। और सी सेट को लेकर गलत फहमी मत पालो कि यूपीसी ये करता है वो करता है, सीधी सी बात है, अपने आप पे काम करो, अपने आप पे सुधार करो। जब मैं आप जैसा व्यक्ति 5 बार मैं सी सेट पास करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और आप बोलोगे सर पहले सी सेट ईजी आता था, इजी वीजी कुछ नहीं था, वो हमारे लिए तो वो भी बहुत मुश्किल था, पहले वाला भी, वो दौर भी खतरनाक था सी सेट वाला।
सीख लो, मैथ सीख लो, मैथ पढ़ लो, जो जिंदगी में नहीं पढ़ी आप पढ़ लो मैथ, रीजनिंग पढ़ लो, क्या दिक्कत है। कंक्लूजन बहुत ईजी है। जैसे क्वेश्चन था इसका शहरीकरण का था, तो दिमाग में कंक्लूजन में हमें क्या डालना है, कुछ सॉल्यूशन वाला पार्ट सा देना है कि इसका क्या करें। तो हम उसमें लिख देंगे कि जैसे एसडीजी लक्ष्य 3 में क्या है, समावेशी सोसाइटी बनाने की बात हो रही है। समावेशी सोसाइटी वर्ड लिखा ना आपने, समावेशी शहर लिखा, तो समावेशी शहर में वो सारा आ गया। ना तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव होगा, ना कोई वर्ग का भेदभाव होगा, ना कोई आवाज की समस्या होगी। समावेशी अपने आप में सब कुछ है। तो जब आपने 3 लाइनों में लिख दिया ना कि एसडीजी लक्ष्य समावेशी शहरों की दिशा में प्रयास कर, भारत भी दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है ना। नीति आयोग की भी एसडीजी लक्ष्य की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये बताया गया है। निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष बहुत ईजी होता है। निष्कर्ष का मतलब पॉजिटिव एंडिंग करो अपने लास्ट में, अब पॉजिटिव नोट के साथ एंड करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को अप्लाई करना, चलो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एक दो अभी आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 घंटे की क्लास हो सकती है, 3.5 घंटे की हो जाएगी। टिके रहना, हिम्मत दिखाना, थोड़ा सा जज्बा। सीखने में यदि आपको वक्त लगता है तो उस चीज के लिए वक्त दो। ये वैसा ही होता है कि मैंने एक अक्सर अक्सर ये कहानी सुनाता हूँ कि दो लकड़ का कहानी है। दोनों साथ में जंगल में जाते हैं। एक लकड़ारा पूरे दिन भर पेड़ काटता रहता है, वो है ना, लकड़ी सूखी लकड़ी काटता रहता है, काटता रहता है दिन भर में। जब शाम होता है 4-5 घंटे के बाद में, वो मान लो 10 किलो 20 किलो लकड़ी लेके घर पे जाता है। वहीं एक लकड़ा बहुत लेट आता है, दोपहर के बाद में आराम से आता है अपने काम करके, अपनी कुल्हाड़ी को पैनी करता है, और आधे घंटे में वो उतनी लकड़ी काट के ले जाता है। अब बस हिंदी मीडियम में यही हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वाला वो लकड़ा पैनी कर रहा है, रणनीति सही बना रहा है। हिंदी मीडियम वाले लगे पड़े बिना माइंड किया ना। तो ये वो आपकी लकड़ारे पैनी करने वाली वो है, शैली है। तो आप अपना नजरिया बदलो, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं करना यार। इतना इतना क्या करके जाओगे, पीएचडी करके क्या कर लोगे, दिमाग को खराब कर लोगे। इतना नहीं पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी होती, ये बात सत्य है। मतलब हाँ, जो पढ़ो दिल से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब गलत दिशा में पढ़ रहे हो, वो मत करो। राइट डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है। राइट डायरेक्शन, राइट स्ट्रेटेजी के साथ में। टॉपर्स की ढूंढी इनकी ना, 5 10 कॉपर की सबसे अच्छी मुझे इनकी मिली। इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनके जीएस वन में 117 मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क जीएस वन में 118 के समथिंग मैंने मार्कशीट देखी है, कि वो कॉपी मुझे मिली नहीं, लेकिन 117 मतलब 118 बराबर ही है। और लक के लिए आपके मेंटर के भी 116 मार्क्स जीएस वन में आ चुके हैं। भाई आए तो है ना, चाहे कभी 2016 में आए हो, आए तो है ना, तू किसे थोड़ी आ गए एक बार, आए तो है ना। यूपीएससी ने दिया ना 116 मार्क्स, मुझे भी दिए हैं। तो चिंता मत करो, अपनी सैलरी भी वैसी है, विश्वास करना इस बात पे। मेरी 2016 की मार्कशीट देख लेना चाहिए, पड़ी है सब मार्कशीट, उसमें जीएस वन में 116 मार्क्स है। चलो इसको देखते हैं, सोसाइटी का क्वेश्चन है, वही काम करते हैं दोबारा से। अब
चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, विचार उतने आ नहीं रहे थे, एज ए मेंटर मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि विचार उतने बन नहीं पा रहे थे या फैक्ट मेरे पास नहीं थे। फिर भी कोशिश की कि 8-10 पॉइंट पर लिख लेंगे इसको ना, जो मोटा मोटी लिखने की कोशिश की है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक व सामाजिक राजनीतिक कारकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। थोड़ा सा मिक्स अप्रोच वाला क्वेश्चन है, तो जैसे इंट्रो में डाल देंगे रिसेंटली जो सांप्रदायिकता की घटना घटी है उनका कुछ हवाला देंगे, जैसे 19-20 में जो उस समय नागरिकता सीए का जो मामला चल रहा था, है ना, उससे शुरू कर सकते हैं। या फिर शुरू कर सकते हैं सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, परिभाषा से शुरू कर सकते हैं। आपके पास दोनों अप्रोच है, या तो सांप्रदायिकता को समझाओ परिभाषा के रूप में, या कोई रिसेंट घटना या लेटेस्ट कोई घटना कहीं हुआ है ऐसा। पहले जैसे मुजफ्फरपुर वाले दंगे हुए थे यार, यूपी में हुए थे ना, वो बता सकते हो। फिर ये बोल रहा है हेडिंग दो प्रॉपर कि इसमें कौन से ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक को सबसे ऊपर रख लो, कोई बात नहीं। ऐतिहासिक पॉइंट पे हम देखेंगे तो जैसे 1905 बंगाल विभाजन, अंग्रेजों की वहां पे फूट डालो राज करो, सांप्रदायिकता। 1947 में भारत का जो विभाजन होता है ना, उसके बाद में भी मतलब कहीं ना कहीं मुद्दे हावी रहते हैं, तो ऐतिहासिक कारणों के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हो, फैक्ट देके डेटा देके बात कर सकते हो। उसके बाद में इनकी बात करो, जैसे राजनीति के अंदर किस प्रकार चुनाव के इसमें सांप्रदायिक भाषण होते हैं, किस प्रकार जैसे विवाह संबंधों में लव जिहाद से लेकर ये बातें आती है ना, या ऐसी जानबूझ के कई बार ऐसी रिपोर्ट्स, गलत रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, जैसे कई बार आ जाती है ना कि जैसे केरला फाइल आई थी, उसमें भी ऐसा दिखाया जाता है राजनीति जानबूझ के, जबकि उसके सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला ना कि वो फैक्ट गलत है। हम बात करेंगे संविधान, सुप्रीम कोर्ट इनकी बात करेंगे कि वो फैक्ट गलत है। या किसी के वैवाहिक संबंधों में फिर समाज राजनीति घुसाती है, लव जिहाद के मुद्दे ये काफी आ जाते हैं, बुलडोजर न्याय, काफी चीजें हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे अभी जैसे जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन हुए, जो मीडिया नेगेटिव रोल कैसे निभा रहा था, वहां पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लग गए थे। झारखंड में देखो आप, वहां पे भी ऐसा होने लगा था। तो ये राजनीति प्रभावित है ना, कि हो सकता है किसी क्षेत्रीय पार्टी या कोई पार्टी विशेष की विचारधारा ऐसी हो कि वो हमेशा सांप्रदायिकता के मुद्दों को आगे करके जीतना चाहती है ना। उन मुद्दों को भी, वर्तमान मुद्दों को भी बताओ ना, जैसे आधुनिक छात्र आंदोलन, जंतर मंतर झारखंड में भी लिख रहा हूँ, वर्तमान करंट कॉन्टेक्स्ट को भी दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ। इसके अलावा कई बार हमें ये लगता है कि सामाजिक राजनीतिक कारक होते जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कई बार नॉन स्टेट एक्टर भी जिम्मेदार हो सकते हैं, कोई दूसरा देश फंडिंग कर सकता है ना। कई बार ऐसी ताकत है, जैसे आईएस ऐसा देखा गया था कि युवाओं को रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, महिलाओं को रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, दूसरे देशों की तरफ से भी ऐसा हो सकता है, उनको भी थोड़ा सा बता सकते हैं। और इसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों की विचारधारा भी ऐसी हो सकती है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, ये क्षेत्रवाद या आर्थिक जो समस्या है, गरीबी बेरोजगारी है ना, ये भी मतलब ऐसा कारकों को पैदा कर सकती है। तो ऐसा करके 8 से 10 पॉइंट अपने पास थे, मतलब बहुत अच्छा तो पॉइंट नहीं आता पे, लेकिन कोशिश हमने जारी रखी, कोशिश की हमने, छोड़ा नहीं। मतलब वो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट नहीं है इसमें, नंबर, लेकिन नंबर मिलेंगे किस बात के, एग्जामिनर इतना कौन सा डीपली पड़ेगा, एग्जामिनर को तो 8-10 पॉइंट लिखने चाहिए बढ़िया से, कि उसने पूरा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग 8-10 पॉइंट लिख दिया ना। और यहाँ पे कंक्लूजन नॉर्मल होता कि संविधान की परिभाषा लिखता मैं, कि संविधान में इन चीजों को लेकर ये बातें की गई है, और इससे मतलब इनको कम कर सकते हैं हम। या आधुनिक जो युवा है आजकल संवाद की ओर जाता है, संसद, पार्लियामेंट, न्यायपालिका में विश्वास करता है, वो एक कानून में विश्वास करता है, ऐसे करके कुछ ना कुछ लिख देते हैं। आप लोगों ने कैसे किया बताओ, आप लोगों की क्या डील, क्या कैसे अप्रोच थी आपकी, आप लोगों ने कैसा लिखा इसको? नोट्स में दिया है ये क्वेश्चन, बढ़िया। फिर यदि नोट्स में है तो बहुत बड़ी बात है, मोस्टली सेम ही लिखा है। चलो इनका देखते हैं। टॉपर्स का ये फायदा होता है, जैसे मैं भी अपनी जब आंसर राइटिंग करता था ना, जब आंसर राइटिंग सीख रहा था, 2013 की बात है, जब मैं सीख रहा था, तो मैं टॉपर्स की कॉपी उस समय मिल जाती थी कहीं से, तो ये करके करते थे हम। उतनी नहीं मिलती थी जितना आज पॉसिबल है, पहले 21 की कॉपी कहीं से मिल जाती थी, तो बाद में जो 2016 में देखा उसमें तो कॉपी मिल जाती थी उसमें। तो यही करता था मैं, जैसे घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे मेरा सोसाइटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, तो टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर ली, उन क्वेश्चनों को मैं खुद ही प्रैक्टिस करता था, पहले खुद लिखता, फिर उनसे मिलाता, लिखता मिलाता, ऐसे करते करते बहुत तुलना होती और नई चीजें सीख जाते थे। मतलब ऐसा आप कर सकते हो, मतलब अपने वाले मॉडल आंसर के साथ भी ऐसा कर सकते हो। समाधान के लिए स्कोप नहीं था इसमें, 150 वर्ड में इतना स्कोप होता नहीं समाधान, स्कोप हो तभी लिखो, ठीक है। इस लाइन से इधर मत लिखा करो, जैसे इन्होंने आंसर लिखा ना, इधर इधर मत लिखा करो, आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट शुरू कर दो। इस लाइन के उस लाइन के उधर कुछ मत लिखो आप, जैसे इन्होंने लिख रहा है यहाँ मत लिखो कुछ भी। अब जैसे इन्होंने भी इंट्रो ऐसे शुरू किया कि जो हेड स्पीच होती है चुनाव में, उसकी वजह से कैसे कम्युनल राइट्स होते हैं, वही नॉर्मल इंट्रो शुरू किया है। भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सबको पता कि हर समय हर चीजों की आइडिया नहीं रहता। जैसे यहाँ पे हमें कोई रिपोर्ट डेटा याद नहीं आ रहा था, तो वहां पे हम आधी घंटा सोचने में लगाएं या 2 सेकंड में बस शुरू कर दें, 2 सेकंड में शुरू कर देना, सोचने मत लगा जाना। जैसे मैं भी सोच रहा था एक बार कि यार मेरे पास रिपोर्ट डेटा आ जाए इन कोई,
तो तुरंत याद है कि छोड़ो, रिपोर्ट डेटा छोड़ो, याद करने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा है जो दिल्ली राइट्स वाला मामला है वो लिख लेते हैं, या कोई करंट घटना है उसके साथ लिख लेते हैं, उसे शुरू कर लेते हैं एक बार, है ना। या मैं शुरू इससे कर देता, जंतर मंतर से शुरू करता, कि अभी मैंने कुछ मीडिया को देखा कि वो वहां पे भी कोशिश कर रहे थे छात्रों को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, या झारखंड वाले केस में भी मीडिया रिपोर्ट देख रहे थे कुछ, उसमें आया, तो ऐसा भी शुरू कर सकते हो। या सांप्रदायिक कुछ भी नहीं है तो सांप्रदायिकता की परिभाषा लिख देना, सांप्रदायिकता राजनीति में जो हो रहा है उसकी परिभाषा लिख देना। या कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो कि भारत में ऐसा हुआ है, मतलब, तो उसकी रिपोर्ट लिख देना। चलो ठीक है, इंट्रो अपना मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इंट्रो और कंक्लूजन आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है मुख्य भाग। बस मुख्य भाग में समस्या आपकी डाइवर्सिटी की और फॉर्मेटिंग की। थोड़ा प्रेजेंट बढ़िया से करो ना, सुंदर सुंदर प्रेजेंट करो। कुछ लोग है ना मेन पॉइंट यहाँ लिखते हैं, कुछ वहां दिखाते हैं, कुछ ऐसे इतना कचरा सा लिखते हैं। कचरा मत करो, मतलब फॉर्मेटिंग अपनी सही करो, डाइवर्सिटी ज्यादा रखो बस। और थोड़ा फैक्ट वैक्ट डेटा वगैरह अच्छे से लिखते रहो। मैं तो ध्यान रखना, वहां नेगेटिव बात मत करना, वहां ऐसा लिखना हाँ कि यार समस्या है लेकिन इसका समाधान है। कंक्लूजन में पॉजिटिव रहना बस। और कुछ अच्छे कीवर्ड के साथ एंडिंग कर दो कि है ना, जैसे ऐसे इसमें हम देखो, इसका कंक्लूजन में अच्छा कैसे बना सकता हूँ कि आज हम बात करें सबका साथ सबका विकास की, आज हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसी बात करते हैं ना। और हम बात कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत बनना है, तो कब कैसे बनेगा, जब सांप्रदायिकता नहीं होगी। कैसे जोड़ दो उसको। सरकार के अच्छे वर्ड है ना कि आज हम अमृत काल का मिशन बना रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं को ये सब है ना, या सभी धर्मों को साथ लेके बढ़ना है, उनकी एजुकेशन की बात करनी है, ऐसे करके खत्म कर दो। अच्छे कीवर्ड के साथ पॉजिटिव एंडिंग कर दो, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, एकता वाली बात लिखी, ठीक है, उससे लिख सकते हो। अपनी जिम्मेदारी 100% की जगह 200% कर दूंगा मैं तो। चलो इनको देखते हैं, फोकस करते हैं इस पे। अब इन्होंने लिखा है कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट दिए हैं, जैसे ब्रिटिश पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल, सेम हमने भी यूज किया। फूट डालो राज करो 1947 की जो है, वो दोनों हमने यूज किया, इन्होंने भी यूज किया, हमने भी यूज किया। इसके बाद में जैसे उन्होंने ये एक अच्छा पॉइंट लिखा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो मैं भूल गया था, सोसाइटी है। ये साहब आनो केस राजीव गांधी वाला आना चाहिए था, ये हम भूल गए थे, अब आगे से ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी अपनी अप्रोच को बदलेंगे। और थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा होता तो और अच्छा आता। जैसे आपने सोसाइटी अभी लेटेस्ट ही पढ़ी है, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं भूल गया हूँ, बहुत दिन पहले सोसाइटी पढ़ी थी। ठीक है, तो अब साहब आनो केस, सर ये केस आना चाहिए था, उस केस में भी कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण, या आज तक उसका मतलब होता है। कई बार लगे ना आरोप, एक विशेष पार्टी पर आरोप लगे कि वो पार्टी विशेष धर्म को लेकर ज्यादा बात करती रहती है, आरोप लगते हैं। नाम मत लिखना किसी पार्टी का, जस्ट डिस्कशन कर सकते हो। जैसे नाम इधर भी मत लिखना कि एक विशेष पार्टी धर्म को लेकर ही बातें करती रहती है। नाम मत लिखो किसी पार्टी का, अपने विचारों को दिखा दो, हाँ अमुक पार्टी या एक्स पार्टी या वाई पार्टी, ऐसे करके। तो साहब बनो वाला केस हिस्टोरिकल है ये भी अपने आप में, राजीव गांधी के समय से। हालांकि ये वैसे ठीक था, ऐसा केस नेगेटिव केस नहीं था, ये वैसे सही था। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये अच्छी बात की गई थी, संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग था, लीगल था, लेकिन इसको गलत तरीके से कई बार दिखाया गया, गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। महिलाओं को पहली बार मतलब भरण पोषण किया, किसी पत्नी का जब तलाक होता है तो उनको बच्चों को पालन पोषण के लिए हक मिला था। एक अच्छा केस था ये, तो इसको भी दिखा सकते थे। वॉयलेंस लॉज कई बार ऐसे होते रहते हैं, जैसे कम्युनल राइट्स होते हैं पोस्ट इंदिरा गांधी काल, अच्छा उसमें भी हुए थे। और पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिनेरियो में दिखा सकते हैं कि किस प्रकार जैसे इंदिरा गांधी के बाद में दिल्ली के अंदर जो राइट्स हुए थे, उनका हिस्टोरिकल कुछ एग्जांपल देके बताओ, वो भी बता सकते हो। जो पॉइंट याद आ गया आपको है ना, तो उसके हिसाब से लिख दो। कई बार मतलब ये भी होता ना कि आर्थिक रूप से, जैसे हमने सोचा था ये सच्चर कमेटी वाला एग्जांपल आ सकता था, मैंने भी सोचा था लेकिन मैंने सोचा कि दुख आया इसको ना, कि एक विशेषकर सच्चर कमेटी ने जब दिया था कि मुस्लिम की शिक्षा और धर्म की शिक्षा और उनके बारे में बताया था, तो ये सच्चर कमेटी वहां पे आई थी। तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी जिम्मेदार होते हैं कई बार, क्योंकि उनको दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं आसानी से बरगला लेते हैं, आसानी से बहला लेते हैं, पैसों का लालच देके या किसी चीज को लेकर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, या झारखंड में हो रहा है, या और जगह आंदोलन हो रहे हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं, चाहे कोई दूसरा देश हो सकता है, या कुछ आतंकवादी ग्रुप हो सकते हैं, या कोई रेडिकलाइजेशन वाली सोसाइटीज हो सकती है, जैसे आईएसआईएस करके हो गया। अब उनको मौका मिल गया कि ये अभी जो है ना सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, हमें कोई फंडिंग नहीं कर रहा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी धर्म के मामले में आता है ना मामला, तब वहां पे वो प्रभावित हो जाता है मामला, तो उसको आसानी से मतलब फंडिंग की जा सकती है, या राष्ट्र के खिलाफ उन लोगों युवाओं को गुमराह किया जा सकता है। अक्सर कश्मीर में आपने देखा होगा कि वहां पे मतलब नॉन स्टेट एक्टर युवाओं के हाथों से पत्थर फिकवाते हैं, वो सब मुद्दे देखे होंगे। वो एग्जाम्पल भी लिख दो, कम्युनल कश्मीर के राइट लिख दो, वहां पे
कह सकते हो कश्मीर में जो दंगे वो सोशो इकोनॉमिक के अलावा नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी जुड़े हैं। वो वाला पॉइंट भी याद आके देखो अभी, वो पॉइंट भी लिख सकते थे अपन। विशेषकर आप देखो कि सीमाओं के किनारे मतलब ऐसी घटना ज्यादा हुई है। वोट बैंक की राजनीति, ये तो सत्य है। केरला इलेक्शन, वो जो केरल फाइल हमने एग्जाम्पल दिया था वो आ गया। या लव जिहाद के मुद्दे काफी रहते हैं, है ना। रोल ऑफ फेक न्यूज, ये रहता है ना अक्सर, अभी जंतर मंतर वाली फेक न्यूज, लेक ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारे। हाँ, इन्होंने कितने लिखे, 11 पॉइंट आराम से लिख दिए, और हम लोग 8 8 पे पहुंच पाए, तो हमारी कमी थी ना। अभी आंसर को देखिए 3 4 पॉइंट और भी सीख लेंगे तो हमारे भी 11 पॉइंट होने चाहिए। हम लेख तो हो गए ना। अब जैसे ये एक आंसर मैं लिखता, एक आंसर इन्होंने लिखा है, इनके पॉइंट है 11, इसके अलावा वे फॉरवर्ड भी है, इनके पॉइंट हो गए 15, मेरे पॉइंट है 8, तो मेरे से एक नंबर ज्यादा मिलेगा ही। एक एक नंबर जुड़ता जुड़ता है तो आगे हो गए। मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, इनके 120 नंबर आ रहे हैं, तो एक पेपर में 20 नंबर का गैप है, और टोटल पेपर अपने मार्क्स वाले 7 पेपर हो गए, 150 नंबर का गैप हो गया। ऐसे ही गैप होता है। आधा आधा नंबर भी अपने से ज्यादा मिलता है ना किसी को, तो भी 50 60 नंबर का गैप हो जाता है, और सिलेक्शन वैसे ही होता है। यही अंतर है, सीख लो इस बात को। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप भी अच्छे लिख के 5 पॉइंट लिखे, सामने वाले ने 10 पॉइंट लिख दी, तो उसको ऐसा नहीं कि 5 की जगह 10 पॉइंट नंबर मिल जाएंगे, 5 के 10 नहीं मिलेंगे, उसको 5 की 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको 4 देख रहे हैं तो उसको 5 नंबर देंगे, उसको 5, उसको 6 नंबर दिए तो आपको हो सकता है 5 मिल जाए। ये आधा आधा एक एक नंबर की लड़ाई है पूरी, और कुछ लड़ाई नहीं है। सिंपल सी बात यही है। गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों लिखोगे, गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों लिखोगे? आप तो खुद प्रशासन गवर्नमेंट बने जा रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे मत लिखो। एक तरीका होता है लिखने का, किसी का नाम मत लो। क्रिटिकल रचनात्मक बताओ ना, कि जैसे संवाद की कमी हो सकती है, जैसे अभी छात्रों के और सरकार के बीच में संवाद की कमी देखी गई, तो ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो इसको और लोकतांत्रिकरण तरीका दिखाना चाहिए, संवैधानिक प्रोविजंस को और फॉलो करना चाहिए। न्यायपालिका की जैसे भूमिका है, तो न्यायपालिका के खिलाफ ऐसे नहीं ले सकते कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, नॉर्मली नहीं कहते अपन कि न्यायाधीश ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यायपालिका थोड़ा अभी संवेदनशील तरीके से बात नहीं कर रही है। जैसे मुख्य न्यायाधीश के कई बार स्टेटमेंट आते हैं कि युवा तो कॉकरोच है, या ये मुद्दे सुनने लायक नहीं होते, तो ये तो युवाओं को और ट्रिगर कर देंगे ना। न्यायपालिका की भूमिका क्या है कि मूल अधिकारों की रक्षा करना, और जज ये बात बोलने लगे तो फिर तो लोगों को अविश्वास आएगा। तो समावेशी संस्था ही समावेशी समाज का निर्माण करती है। तो संस्थाओं की भूमिका बहुत जरूरी है, चाहे संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, ये संस्थाएं समावेशी संस्थाएं हैं। समावेशी संस्था ही एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करती है। तो आंदोलन करना, लोगों को बोलने का अधिकार देना, ये तो बहुत अच्छी सोसाइटी के लक्षण होते हैं, बुरी सोसाइटी के लक्षण नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। सोसाइटी वाले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होंगे, सारे देख लेते हैं। टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। एक तरह से ये भी टेस्ट हो गया आपका, और इससे सीखोगे बहुत ज्यादा। पहले वाले बैच में जब ये हमने करना शुरू किया था, जो बैच 1 चल रहा है आपका आंसर राइटिंग, उसमें हमने ये करना शुरू किया, उसके बाद में बच्चों के आंसर बदल गए। उनको अचानक ट्रिगर हो गया माइंड में कि यार ये तो हमें पता नहीं था कि, है ना, ऐसा टॉपर लिखते हैं, या 10 11 पॉइंट लिखते हैं, 12 पॉइंट लिखते हैं, ये हमने कभी ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया। तुरंत दिशा बदल गई, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं। और जब आप ये मॉक टेस्ट लिखोगे ना, तो उस पहले वाले बैच के भी आंसर गुड कॉपी जाएगी, तो आपकी तुलना होगी पहले वाले बैच और दूसरे बैच में। तगड़ा कंपटीशन करा दूंगा मैं पहले बैच में और दूसरे बैच में, तो उससे निखर के आएगा कंपटीशन तगड़ा वाला। तो उन उन बच्चों की कॉपियां, उनके टेस्ट लग गए हैं अभी, जस्ट हो गए उनके कुछ टेस्ट GS1 के, या तो उनसे भी आपका कड़ा मुकाबला होने वाला है। जैसे अभी ज्योग्राफी का और सोसाइटी का आपका टेस्ट लगेगा, तो उस बैच का अभी रिसेंटली लग चुका है, तो उनकी कॉपीज मेरे पास है, 2 4 अच्छी कॉपीज है। तो आपका मुकाबला उनके साथ भी होगा, बैच 1 और बैच 2 के बीच में मुकाबला होगा। वहां से भी मतलब मजा आने वाला है, मुझे मजा आने वाला है कि कंपटीशन अच्छा होगा। चलो आगे करते हैं। तो ये थोड़ा सा वे फॉरवर्ड, जैसे बच्चे ने बोला था कि सर वे फॉरवर्ड लिख देंगे, लिख दो, स्पेस हो तो लिख दो, नहीं स्पेस तो क्या करे, है ना, स्पेस हो तो लिख दो। देखो, कई बच्चे बोलते हैं ना सर निष्कर्ष बहुत तगड़ा होता है, ऐसा होता है, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। ये ना एक आदर्श आइडियल सिचुएशन होती है, जो आपको यूट्यूब पे बताया जाता है या टीचर सिखाते हैं कि आपका निष्कर्ष ये होता है, इतना तगड़ा होता है। मैं आपको सच्चाई बात बोल बताऊं, चाहे मैं हूं, चाहे टॉपर्स हो, फर्स्ट रैंक वाले हो, चाहे कोई भी हो, रियल एग्जाम में इतना कोई नहीं सोचता है। या टेस्ट भी लिखते हैं तो इतना कोई नहीं सोचता कि मैं इतना बना बनाया एकदम निष्कर्ष डाल दूं। लास्ट में क्या होता है, जब दिमाग फास्ट काम करता है, अपने आप हाथ से लिखवा लेता है वो 2 3 लाइन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत ज्यादा परफेक्टली है वो है। हाँ, थोड़ा सा आप पहले से प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत सारी, तो आपको एक आइडिया लग जाता है, क्यों नहीं पहले से तैयार कर लें। क्या सोसाइटी का निष्कर्ष ऐसा लिख दें, ज्योग्राफी का निष्कर्ष ऐसा लिख दें, हिस्ट्री का निष्कर्ष ऐसा लिख दें, पहले से थोड़ा आइडिया हो जाता है, तो और आसान होता है प्रैक्टिस से। बाकी जैसे यहाँ पढ़ोगे तो इन्होंने क्या लिखा है, बस सिंपल सा एंड किया होगा, व्यूज एंड क्या लिखा, धर्म संभाव वसुदेव कुटुंब, ऐसा कुछ नॉर्मली बताने की कोशिश की है। ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत बड़ी टॉप होंगे कोई भी, है ना। रैंक फर्स्ट आ गई या कितने मार्क्स आ गए हैं उसे फर्क नहीं पड़ता। मेरे खुद के कितने मार्क्स अच्छे आए, तो मैं भी बोल रहा हूँ ना आपको बात, बहुत ही नॉर्मल रखो। कोई मतलब बहुत ज्यादा तनाव मत पालो, इतना बहुत ज्यादा ये होता है वो होता, कुछ नहीं होता, सिंपल होता है बस।
ये इंग्लिश मेरी नहीं है भाई, ये अंग्रेजी मेरी नहीं है, ये रैंक 2 है, 3 है, उनकी कॉपी दिखा रहा हूँ मैं आपको, मेरी कॉपी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन करो। आज तो ये करवाएंगे आपसे, मुझे लग रहा है। अपने वाला टेस्ट आपको घर के लिए दे दूंगा, और क्या होगा। या कर लेंगे, चलो अपने वाले में से 3 क्वेश्चन कर लेंगे आज। ठीक है, रोज आज अच्छे होंगे, उल्टा 3 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे करेंगे आप। तो क्वेश्चन करो, चलो आपको 4 मिनट देता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखा जाएगा कि हमारे पास इंट्रो लिखने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि भारत के अंदर वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। 1991 के बाद में जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, देखो मैंने शॉर्ट लिखा। उसके बाद में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक पर्यटन, इनको बढ़ावा मिला, देश में पैसा आया और पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सब में लगा और धीरे धीरे लोगों को हाथों में पैसा पहुंचा, तो उससे क्या हुआ, वैश्वीकरण का फायदा मिलने लगा। ठीक है, वैश्वीकरण का लिख दिया, या फिर इसको लिख सकते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, आज हम ग्लोबल विलेज बन गए, आज सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में, मोबाइल में है, और हम कैसे कनेक्ट हैं, वैश्वीकरण। परिभाषा लिख दो, आपकी मर्जी है, आपको हिस्टोरिकल फैक्ट लिखना है, आपकी मर्जी है, परिभाषा लिख दो, आपकी मर्जी कोई करंट घटना है उसके हिसाब से लिख दो।
इंट्रो डन। बॉडी पार्ट में क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय युवाओं की आकांक्षा जीवन शैली मूल्य प्रणाली को गहराई से कैसे प्रभावित किया, मतलब प्रभावित किया इसका मतलब दोनों तरीके से, वैश्वीकरण ने। तो पहला है पॉजिटिव तरीका, 7 पॉइंट इसके लिखो, 7 पॉइंट, 14 पॉइंट, 5 पॉइंट वे फॉरवर्ड के, तो हमारे भी 20 पॉइंट। अब जहां पे हम 8 पॉइंट लिख पा रहे थे, हम तुरंत सीखा लाइव क्लास में, टॉपर्स की कॉपी देखी, और आज हम भी 20 पॉइंट लिख पा रहे हैं, और बहुत तरीके से लिख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया से लिखेंगे। कैसे? पॉजिटिव वाला पार्ट दिखाओ पहले, नई मूल्य, सोसाइटी में वैश्वीकरण ने नई मूल्य कैसे दिए। पहला लिखो समाज, परिवार की भूमिका। पहले जहां पे परिवार केवल मेल फीमेल की बातें करता था, और इसमें भी पुत्र को वरीयता देता था, आज थर्ड जेंडर के प्रति भी संवेदनशीलता है परिवारों में, समाज में, संविधान ने दे दी, अधिकार दे दिए, है ना। तो परिवार के मूल्य में कैसे बदलाव है पॉजिटिवली। युवा आज आकांक्षी है, वो ना छोटी मोटी बातों की बात नहीं करते, अब वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज वो केवल अपने सपनों की बात नहीं करते, पूरी सोसाइटी के सपनों की बात करते हैं। ये नए मूल्य है हमारे युवाओं के। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, रोजगारों को लेकर, पहले महिलाओं को अपनी चौखट को ही पार करने नहीं दिया जाता। मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, राजस्थान से आता हूं, तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे क्या, महिलाओं में बहुत ज्यादा घूंघट फरता भी है, महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं होती थी, है ना। जैसे मेरी मम्मी है, माँ है, बिल्कुल कभी स्कूल भी नहीं की, हालांकि पापा भी नहीं किए कभी स्कूल, उन्होंने देखा ही नहीं, मतलब। तो लेकिन उनमें रूढ़िवादिता काफी है, तो नॉर्मली देखने को मिलता है सोसाइटी में। आज वही महिलाएं घर की चौखट में, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया का उपयोग करके अपना स्टार्टअप खड़ा कर दिया। अब वो घर की चौखट ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय चौखट को भी पार कर चुकी है, ब्रह्मांड की ओर जा रही है, युवा एकदम महिला उड़ान भर रही है। एग्जाम्पल दो, राजस्थान में रूमा देवी है, उसका स्टार्टअप है। एग्जाम्पल दो, डेटा देखिए, भारत में 25% बिजनेस की स्टार्टअप के अंदर महिलाएं हैं। डेटा देख, लिखो, लिखा ना, युवा महिला आकांक्षी है, ऐसे करके पूरे पॉइंट आने चाहिए। आकांक्षी जीवन शैली, जीवन शैली से संबंधी, आज महिलाओं को बड़े शहरों में जाने की आजादी है, जीवन शैली में बदलाव ला रही है। अब वो शादी अपनी मर्जी से कर रही है, बाल विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे अपने हिसाब से पैदा करने या नहीं करने, उनकी आजादी है। विवाह कब करना है, आजादी है। पैसा कमा रही है, घर पे भेज रही है, तो आज के ऐसा नहीं कि पुत्र ही परिवार को चलाएगा, पुत्र ही वंश को चलाएगा, नहीं नहीं, ये अब ऐसा नहीं। अब पुत्रियां भी आएगी, थर्ड जेंडर भी आएगा, सब आएंगे, उनकी भी बात करनी है। इसके अलावा जो पेट्रियार्की थी, अब धीरे धीरे कम हो गई, रोजगार अच्छे हो गए, वैवाहिक संबंधों में बदलाव आ गया, लिव इन रिलेशनशिप, ये आधुनिक मूल्य को लोग स्वीकार करने लगे, उन पे बात करने लगे, है ना। एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, इन सब पे बात करने लगे, परिवार नियोजन की बातें करने लगे, लोग अपनी खुल के बात करने लगे। ठीक है, नकारात्मक क्या है, लेकिन युवा नशे का भी शिकार हो रहा है, अकेलापन, एकांकी, है ना, परिवार से दूर, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। तो कहीं न कहीं युवाओं में कई बार नशे की प्रवृत्ति और सुसाइड केसेस देखने को मिल रहे हैं। सांप्रदायिकता, युवाओं को रेडिकलाइज कर लिया जाता है, सोशल मीडिया आसानी से कर लिया जाता है। वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, युवा एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, विशेषकर कई बार देखते हैं ना, लड़के लड़कियां तुलना करते हैं कि उसके दोस्त ने तो ये गाड़ी खरीदी है, उसके पास तो ये गुच्ची का बैग है ना, ऐसे करते हैं ना, कि उसने ये प्रोडक्ट यूज कर रखा है, उसके पास ये घड़ी है, तो फोमो हो जाता है कि यार हम तो यूपीसी स्टूडेंट कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और वो देखो कहाँ पहुंच गए। फोमो क्रिएट होने लगता है, मानसिक दबाव आने लगता है, आप भी फिर पैसे कमाने की लालच में कहीं ना कहीं गलत रास्तों पर चले जाते हैं। कैसे, मतलब आजकल वैश्वीकरण और उनकी वजह से, सोशल मीडिया, इनकी वजह से महिलाओं की छवि को खराब किया जाने लगा है। आपकी प्राइवेट वाली, निजता वाली चीजें, उनको भी कई बार वायरल कर दिया जाता है। परिवार विवाह संबंध में भी संयुक्त परिवार, एकल परिवार या सेपरेशन या तलाक की दरें काफी बढ़ रही है ना। साइबर क्राइम काफी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव इस चीज। तो अपने पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। और साथ में जैसे इसमें दिखाओ, वे फॉरवर्ड में दिखाओ कि अब समावेशी सोसाइटी की बात होने लगी, आज युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, मतलब संविधान की भी बातें करो। आज आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार को लेकर काफी अप्रोच, समझ बढ़ी है लोगों की। आप ना लोक संवाद की बात करो, संसद की, पार्लियामेंट की बात करो, साथ में मीडिया की भूमिका दिखाओ, है ना। ऐसे करके आप आंसर को लिखो। समझ गए? अब अपने पास बताओ पॉइंट कम है, अपने पास भी 20 पॉइंट है ना क्वेश्चन के। और धीरे धीरे ये कैसे पॉसिबल हुआ, जैसे शुरू में मैं 5-7 पॉइंट लिख रहा था, फिर पॉइंट बढ़ाए, अब ज्यादा जाते हम भी इक्वल हो गए या ज्यादा भी लिखने लग जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अब लिखना पड़ेगा। अब मजबूरी वाला वो बहानाबाजी नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा हमें। युवा ही तो है पूरा इसमें, भारतीय युवा की आकांक्षा, जीवन शैली, मूल्य प्रणाली, युवाओं की तो बात करनी है। और युवा अकेला नहीं है, फिर आज उस युवा में लड़की भी है, लड़का भी है, थर्ड जेंडर भी है, और उनके वैवाहिक संबंध भी है, उनके रोजगार के मुद्दे भी है, गरीबी के मुद्दे भी है, उनके परिवार भी है, समाज भी है, देश भी है, सब कुछ आएगा उसके अंदर। इंटीग्रेशन होना चाहिए आंसर में। दोबारा देख लो क्वेश्चन क्या था। वैश्वीकरण ने भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं, जीवन शैली, मूल्य प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया, उपयुक्त उदाहरणों के साथ। बस उदाहरणों के साथ आगे ना, हमने केस स्टडी लिख दी, डेटा लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिए, सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। सोसाइटी के जो पुराने क्वेश्चन है वैश्वीकरण को लेकर, उनको भी एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर लिए।
यही तो आपकी कला है। आप पीवाई के क्वेश्चन देखते हो और उनमें ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वैश्वीकरण के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी हमने एज एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लिया। युवा, महिला जो जॉब करती है उनका भी यूज कर लिया। भाई ये तो स्मार्ट है कि आप कैसे पुराने कंटेंट को भी, इथिक्स में ऐसा होता है, इथिक्स में 30-40 कोटेशन आए हुए हैं, उन कोटेशन को नए मॉडल आंसर में यूज कर लेंगे। ये तो आपका गागर में सागर वाली बात है। वैश्वीकरण के कारण युवा, हाँ आप कह सकते हो, ये भी एक पॉइंट है। वैश्वीकरण के युवा पढ़ लिख के बाहर भी जा रहे हैं, दोनों फायदे हैं उसके। बाहर जाने से फायदा ज्यादा दोनों है। फायदा ये हुआ कि उनके परिवार को अच्छी आय मिलेगी, लेकिन नुकसान ये हुआ कि जो बड़े बुजुर्ग अकेले रह गए शहरों में। अब बड़े बुजुर्गों पे आपने देखा होगा, बड़े शहरों में मुंबई दिल्ली, उनके बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं, या कई बार चोरी चकारी हो जाती है तो बड़े बुजुर्गों को मार दिया जाता है ना। दोनों चीजें हैं समाज में, दो युवा आकांक्षी, दोनों फायदे नुकसान हुआ है। कर दो, डेटा क्या दिक्कत है, मैं करता रहा हूँ, आपको बता तो रहा हूँ कि अभी स्टार्टअप का डेटा देके बताया मैंने, है ना। अभी किसी एनजीओ को डेटा देके बताया, डेटा तो ये कर सकते हो, क्या दिक्कत है, डेटाओं की कोई कमी नहीं है आपके पास, ऑलरेडी बहुत है। चलो आगे देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण कैसे 1870 में कैसे था, आज कैसे बढ़ा, है ना। और भारत में हम कह सकते हैं भारत में 91, अपना भी तरीका सही है, अपने वैसे ही बता सकते हैं। या तो वैश्वीकरण की परिभाषा दो, इन्होंने भी परिभाषा दी है, या कुछ एक बना दिया, कुछ आप भी बना सीख लेना कि ऐसा कोई डायग्राम बना दे, कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो मेन हेडिंग है। आप प्रॉपर हेडिंग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर हेडिंग बनाओ कि कैसे उनको फायदा हुआ नुकसान हुआ। इन्होंने क्या किया, अलग अलग नहीं बनाया, इन्होंने अलग अलग नहीं बनाया है। वैश्वीकरण ने भारतीय युवाओं की आकांक्षा जीवन शैली मूल्य को गहराई से प्रभावित किया, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सप्रेशंस, ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम, हसल्स कल्चर, कुछ अच्छे कीवर्ड है इनके, मतलब हसल कल्चर, या कुछ आप लोग पढ़ते हो सोसाइटी तो उसमें कल्चर आ सकते हैं। एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल ऑफ कंजप्शन, हाँ तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे ना। अपने वाले में था ना, उपभोक्तावाद है, या मतलब संयुक्त परिवार एकल परिवार में है, या मतलब कोई नेगेटिविटी चीज आ रही है, नशे का शिकार हो रहा है, या बहुत ज्यादा युवा ये सोशल पे हो रहे हैं, मतलब लग्जरी शॉपिंग, ये सब वो पॉइंट आ गया। अभी एग्जाम्पल हमने भी दिया था, गुच्ची का भी सब ये दिया था। इसके अलावा सोशल मोबिलिटी की इनकी बात करें, हाँ ठीक है, इससे रोजगारों में फायदा हो रहा है, मल्टी लैंग्वेज वो सीख रहे हैं सोशल मीडिया, तो फायदा पॉजिटिव साइड में है वो। एस्पिरेशन फॉर जॉब, सिलिकॉन वैली, ये सब बता रहे हैं। इन्फ्लुएंस और लाइफस्टाइल, इन्होंने क्या किया, अलग अलग पे बात की है। पहले एस्पिरेशन पे बात की है, फिर लाइफस्टाइल पे बात की है, इनका भी तरीका ठीक है। फिर उन्होंने बात की वैल्यू सिस्टम पे, हमने क्या किया, तीनों को मिला के अलग अलग डाइवर्सिटी पे बात की है। भाई अप्रोच अलग अलग हो सकती है, आइडिया आपको सेम रखना है, क्वेश्चन की डिमांड सेम रखनी है। एग्जामिनर समझ आता है, एग्जामिनर लाइन बाय लाइन थोड़ी पढ़ता है, एग्जामिनर केवल कीवर्ड्स पढ़ता है आपके, ऐसे लाइन बाय लाइन ही पढ़ता। और ये राइटिंग बोर्ड के नजदीक हूँ, मेरे कब समझ में आती है, थोड़ा सा बोर्ड से दूर जा रहा हूँ तो समझ में आ रही है। हैंड राइटिंग कभी बिखरी रहती है ना, बोर्ड के पास में दिखती नहीं होती आसानी से। वैल्यू सिस्टम पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 10 पॉइंट लिख दिए इस पे, है ना। और कुछ पॉजिटिव साइड भी लिखी है इन्होंने, जैसे योगा, आजकल योगा कल्चर है युवाओं का। ये तो अपना वाला ही कम नहीं था, मुझे तो अपने वाला ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कि 10-10 पॉइंट लिख के, वे फ्रॉड लिख के, मुझे तो अपना वाला और बेटर लगा, खुद पे ज्यादा प्राउड अच्छा लग रहा है। ये भी ठीक है, सबकी अपनी अपनी अच्छी है, नवाचार है, इग्नोर नहीं कर सकते उस बात को। रास्ता, कई रास्ते हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, रास्ते कई हो सकते हैं, आपकी अप्रोच या क्वेश्चन की डिमांड नहीं छोड़नी है आपको ना। ये रास्ता भी ठीक है, इनका भी इन्होंने अलग अलग पॉइंट लिख दिए, ये भी बढ़िया है, डाइवर्सिटी इनके पास अच्छी थी। और वो भी और रास्ता हो सकता है जो हमने समझा। ठीक है, 3 काफी है, बताओ और भी देखने हैं या क्वेश्चन करने हैं, अपने वाले क्वेश्चन करने हैं, आपको बताओ क्या करना है अब। अपने वाले क्वेश्चन पे आऊं या 3 क्वेश्चन बड़े वाले और देखने हैं सोसाइटी के। इनकी कॉपी विजन आईज की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, सारी कॉपी डाउनलोड कर लेना, इनकी टॉपर्स की कॉपी है ना। इनकी रैंक 2 है ना या 3 है, देख लेना। जैसे आप ये सोच रहे हो कि यार ये केवल इंग्लिश मीडियम वाले कर रहे हैं, जैसे आपकी क्लास में से ये गौरव की कॉपी है ना। अब आप सोचो, जैसे गौरव की है, सोसाइटी की कॉपी है, कल वाले टेस्ट की कॉपी है, तो ऐसी बात नहीं कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, गौरव ने इंटरव्यू लिखा है, वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या विश्व की 17% है, इतना जल उपलब्ध है, ये सब समस्या है। फिर उन्होंने टू दी पॉइंट हेडिंग लगाई कि जल संकट कैसे लैंगिक समस्या है, तो उन्होंने बताया महिला द्वारा तय की दूरी, पश्चिमी राजस्थान एग्जाम्पल देके लिखा, बेस्ट है। 1 पॉइंट, शिक्षा पर उनका प्रभाव, ड्रॉप आउट रेशियो, ये डेटा देके लिखा है। पितृसत्ता मानसिकता महिला में, जो ये देके डेटा लिखा है।
बस इसको थोड़ा सा गौर और कर लो, इसको यहीं से शुरू करो, स्पेस क्यों दे रहे हो? मतलब आप ये पॉइंट यहीं से शुरू कर दो। मान लो ये पॉइंट आपने यहाँ समझाया, यहाँ आए, यहाँ एग्जाम्पल दिया था ना, यानी डेड लाइन में खत्म हो गया। मोर डाइवर्सिटी, इसको स्पेस क्यों दे रहे हो इतना? अपने स्पेस को सही यूज उपयोग कर लो, इसको यहीं से शुरू कर लो। या चलो आपका ये तरीका है, ऐसा तरीका टॉपर से ऐसा लिखते हैं तो आप ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा कोई बुराई नहीं है उसमें, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मान लो और डाइवर्सिटी लानी हो तो स्पेस को मैनेज कर सकते हो आप। फिर प्रशासनिक कमी एग्जाम्पल देके हर एक पॉइंट में उन्होंने डेटा और एग्जाम्पल दिया, आप सोचो। और ये रियल टाइम में 7, 8, 9 पॉइंट। अब आप सोच लो आपकी क्लास के आपके साथ के साथी 9, 9, 9, 10 पॉइंट लिख के जा रहे हैं और रियल टाइम में लिख रहे हैं, सामने बैठ के लिख रहे हैं, कोई घर पे बैठ के नहीं लिख रहे हैं। गौरव आपके साथ ही अभी सामने बैठ के लिखता है आंसर, हरेंद्र लिखता है, 2-3 लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा लिखती है, एक सुमन है, एक पूजा है, बहुत अच्छे लिखते हैं आंसर वो। उनकी गुड कॉपीज भी मैंने डाल दी, आज भी डाली है गुड कॉपीज, है ना। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, एक बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, नाम नहीं याद नहीं आते। अब नाम धीरे धीरे मुझे याद आने लग जाएंगे, भाई ये अच्छे लिख रहे हैं बच्चे। हाँ, सिर्फ पॉइंट और फिर एग्जाम्पल लिखा है। थोड़ा सा सुधार हो सकता है, नॉर्मली थोड़ा सा लिख के कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखते हैं तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी कौन सा ज्यादा समझा रहे हैं, वो भी तो पॉइंट और एग्जाम्पल देके तुरंत लिख रहे हैं। बट मैं थोड़ा बोलूंगा कि थोड़ा सा समझा दो फिर एग्जाम्पल लिख दो, 1.5 लाइन 2 लाइन का हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन 150 वर्ड में नहीं होता पॉसिबल। 150 वर्ड में आप समझाने लिखने बैठोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। 150 वर्ड में ये तरीका मुझे तो ठीक लग रहा है। और आप बार बार टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप कैसे लिख रहे हो। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल देखिए, कितनी डाइवर्सिटी, कितने समाधान, एनजीओ से लेकर टेक्नोलॉजी, सब समाधान बताए आपने। तकनीकी समाधान में भी 8 पॉइंट 7 पॉइंट तो यहाँ लिख दिया आपने, 7 पॉइंट तो ये लिख दिए, तकनीकी समाधान के लिख दिए 7 पॉइंट, और कुछ केस स्टडी के रूप में लिख दिए, उदाहरण 10 पॉइंट लिख दिए, 9-10 पॉइंट लिख दिए। यहाँ पे 15, 16, 17, 20 पॉइंट आप भी लिख रहे हो 150 वर्ड में, और क्या चाहिए फिर? आप ऐसे ही कर रहे हैं बच्चे। समझ लो बात को, देखो जैसे और देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लो, स्मार्ट शहर वाला था जो क्वेश्चन आया था। अब प्रॉपर इंटर देखो, वर्तमान यूएन जनसंख्या रिपोर्ट डेटा देखो, खुद लिख रहे हैं बच्चे, विश्व की 50% जनसंख्या 2050 तक विश्व की इतनी हो जाएगी, या भारत की डेटा देख के आप सारे बच्चे खुद इंटर खुद ही ऐसे लिखने लगे। फिर स्मार्ट शहर देखो, स्मार्ट शहर स्वाभाविक से समावेशी है कि नहीं, विपक्ष में रख दिया, आर्थिक विभाजन, मशीन ड्राइव में एक और धारा भी बस्ती। थोड़ा ये स्पेस मत रखो, फिर है ना प्रॉपर लिखो। और थोड़ा इसका ध्यान रखो कि मतलब पॉइंट लिख रहे हो तो क्यों नहीं प्रॉपर लिखो उसको, ना अच्छा लगे थोड़ा सा, और आपके पास डाइवर्सिटी के लिए स्पेस भी हो। आधारभूत ढांचा थोड़ा समझाया कि हाँ जैसे, फिर लिख दिया उदाहरण, उदाहरण के लिए। लेकिन फिर भी मैं कोई कमी ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये तरीका भी लिखोगे तो नंबर तो आएंगे आपके, ये तरीका भी बेस्ट है। आपकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कितने कितने पॉइंट लिख रहे हो आप। 6 पॉइंट विपक्ष में लिखे, 6 पॉइंट पक्ष में लिखे, 12 पॉइंट, 12 क्या यहाँ तो ज्यादा हो गए, 14 पॉइंट। और फिर एसडीजी लक्ष्य बताए कितने, 6, 20 पॉइंट आप लिख रहे हो, 20 पॉइंट लिख रहे हो। आप भी कम नहीं हो आप। और आपने बताया कि सर मैं इंग्लिश मीडियम की कॉपी बहुत ज्यादा देखता हूँ, आपने भी कई कॉपी मुझे दिखाई और बताया, तो उससे फर्क पड़ता है कि बच्चे कैसे घर पे जाके एनालिसिस करते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं, और उनके आंसर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जो खुद से अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, एनालिसिस करते हैं, वो लोग कितने आगे निकल रहे हैं, देख लो आप। हाँ, फ्लो चार्ट का उतना महत्व आजकल नहीं बचा है। एक वो ट्रेंड आया था बीच में 19, 20, 21, 22 में, आजकल फ्लो चार्ट का खत्म हो गया, ट्रेंड है नहीं। हरिओम सानी कह रहे हैं ये कॉपी तो मुझे टॉपर से भी बेस्ट लगा। सही है, मुझे भी लगा, अच्छे लगे मुझे आंसर। बस थोड़ी बहुत जो कमियां वो सुधार लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। जैसे स्पेस को ऐसा कवर कर रखा है ना, ये स्पेस कवर करो अपना सही से, ताकि और भी पॉइंट आ जाए बढ़िया से। बाकी ऐसे भी नंबर मिलेंगे आपको 150 वर्ड में, ये तरीका तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो नंबर तो मिलने मिलने हैं आपको।